बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम लोग पढ़ रहे हैं जी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 रिलेट कर रहा था फ्री कंसेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट। इससे पहले हमने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ना शुरू किया था तो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहले। मैं आपको अभी तक अपना चैप्टर प्रोवाइड कर रहा था जहाँ से आप याद कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि ये बुक भी पब्लिश होके आ गई है तो आप लोग अब इसको इस्तेमाल कर लेंगे। सबसे जो ज़्यादा बात आपको समझने की है बच्चों के लिए, हम सब्जेक्ट को बाद दफ़ा एक बड़ा हवा बना कर रखते हैं और सीए के बारे में हमने ऐसे मशहूर कर रखा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। अगर मैं जो सब्जेक्ट इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी बात करूँ, बी लॉ की बात करूँ, तो ये टोटल पेजेस हैं जी इस किताब में 130 ऑलमोस्ट। वो निकाल दिया मैंने, 136 है, मैंने वो निकाल दिया इसलिए 6 मैंने कम बोल, ठीक है ना। 130 पेजेस की ये बुक। अच्छा, ये ऐसे नहीं है बुक के जी मैंने इसकी कोई नोट्स की एक समरी बनाई हुई है, ये समराइज है, कुछ नहीं, बिल्कुल फुल फ्लेज डिटेल्ड नोट्स हैं ये। अब अगर एक बच्चा घर से सीए करने निकला है और वो 130 पेजेस की किताब 6 महीने में नहीं पढ़ना चाहता, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वो बच्चा कहाँ खड़ा है। और आई कैप अब क्या करे फिर? आई कैप सिर्फ क्या, बस आप पेपर फीस जमा कराएं और वो पास करता चला जाए। तो सबसे पहले जी आप इस बुक को ले लीजिए, क्योंकि अब जो लेक्चर हम ले रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस बुक चल रहे हैं, तो आप इसको परचेज़ कर लीजिए, फ़ोटोकॉपी शॉप से मिल जाएगी। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो हमारा ये पब्लिशर भी वहीद बुक डिपो होता है और वही ऑनलाइन आपको घर पर ही डिलीवर कर देता है। मेरा ख्याल है मैंने ग्रुप में भी शायद उसका लिंक वगैरह नंबर वगैरह शेयर कर दिया था, तो वो आप वहाँ से ले लीजिए। लेकिन वंस फॉर ऑल अब ये मसला हमारा रिजॉल्व हो जाना चाहिए, सर याद क्या करना है। ये कंटेंट है जो आपने याद करना है। इसके साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वर्कबुक, वो है याद। उसमें से याद आपने कुछ नहीं करना, जो हमने पढ़ा है, जो समझा है, उस पर सवाल कैसे आने हैं। सवाल तो हमने याद नहीं करने ना, वो एप्लीकेशन है उसकी, और ये स्टडी टेक्स्ट है। तो इसको ऐसे अब आपने यूज़ करना है। सारे का सारा हमने थोड़ा सा इसमें काम ये किया है कि इसको लर्निंग आउटकम वाइज अरेंज किया हुआ है, यानी हमारा सिलेबस किसी लर्निंग आउटकम से चल रहा होता है। जैसे यहाँ लिखा ना, कंसेंट, कोजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कंसेंट, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ऐसे आई कैप ने से 4 हिस्सों में बांटा हुआ है पेपर को। सारी वर्कबुक ऐसे है कि इसका जो ये पहला कंटेंट है, इसके ऊपर तीनों टाइप के क्वेश्चन, यानी एमसीक्यूज क्वेश्चन भी इसके ऊपर मिल जाएं, आपको सिनेरियो बेस भी मिल जाएं, स्ट्रेट भी मिल जाएं, इस तरह से ये चल रहा है। तो इस तरह आप इसको लेकर चलिए जी। अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं जनाब। कंसेंट के बारे में हमने कहा था कि फ्री कंसेंट कब होती है। हमने कहा जी फ्री कंसेंट लॉ ने कैसे डिफाइन किया था जी फ्री कंसेंट को? अ कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज ऑब्टेन थ्रू कोजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, ठीक है ना। हमें लिखनी पड़ जाएगी तो हम ऐसे लिखकर आ जाएंगे। द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। फिर हमने कोजन को एक्सप्लेन किया था जी। कोजन हमने कहा था कि कोजन है क्या? कोजन मीन्स सम काइंड ऑफ थ्रेट और फिजिकल फोर्स इज यूज्ड टू कॉज द अदर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी दूसरे शख्स को फोर्स किया जाए, थ्रेट किया जाए, या फिजिकली फोर्स किया जाए, गन पॉइंट पे कोई काम करवाया जाए, क्या कहा जाए? टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कहते हैं कि इस शख्स के ऊपर कोजन अप्लाई हुआ है, और अब जो इसकी कंसेंट ली गई है दैट इज नॉट फ्री कंसेंट। अब ये फ्री कंसेंट नहीं रही। फिर कोजन कैसे अप्लाई हो सकती है? हमने पढ़ लिया था कि दोनों पार्टीज में से कोई एक अप्लाई कर सकता है, बाय स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, बाय स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये हम सारा पढ़ चुके हैं, जस्ट आपको पता है हम रिवाइज कर रहे होते हैं रोजाना। इफेक्ट्स क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल। किसके हवाले से वॉइडेबल? जिस शख्स के ऊपर कोजन अप्लाई किया गया, ठीक है ना, एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। जिसकी रजामंदी इस कोजन की वजह से ली गई है उसकी ऑप्शन है। वॉइडेबल का मतलब हम पहले भी समझा हमने। वॉइडेबल का मतलब है अगर वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी कर सकती है। वॉइड कर सकती है का मतलब है एनफोर्स भी कर सकती है। कोई हालात ऐसे हुए, हमने 1-2 एग्जांपल उस वक्त भी नहीं थी, कोई सर्कमस्टांसिस ऐसे हुए कि मुझे लगा यार ये तो हमारी फेवर में ही हो गया, चलो बड़ा अच्छा काम हुआ है। वो
इस जुमे में भी वो एक मुफ्ती साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो वो यही फरमा रहे थे, कहते बाज़ दफ़ा इवेंट हो जाता है, उस वक़्त इंसान बड़ा चीखता चिल्लाता है, बाद में पता चलता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो काम उस वक़्त बड़ा अच्छा हो गया था, ठीक है ना। तो हो सकता है कोई कंसेंट इस तरह ली गई हो और जो बाद के सर्कमस्टांसिस ऐसे हों कि इस शख्स को लगे कि अच्छा चलो ठीक है, अब इसने उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट अब ये इसे पूरा करे, तो वॉइडेबल का मतलब है पूरा भी करवा सकता है, इन्फोर्स भी करवा सकता है और रिसेंट भी करवा सकता है। लेकिन अगर रिसेंट करवाएगा तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंट करना है वो प्रूफ करेगा। कोजन कहाँ अप्लाई हो, पूरी दुनिया में कहीं भी अप्लाई हो सकता है। केस अगर पाकिस्तान में आएगा तो फिर पाकिस्तान पिनल कोड ही अप्लाई होगा। ये सारा हमने काम कर लिया था। फिर हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात की थी। अनड्यू इन्फ्लुएंस को भी हमने इसी तरह 1 by 1 एक्सप्लेन कर लिया था। फिर प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का हमने जिक्र किया था। फिर उसको थोड़ा और आसान करके भी समझा था कि रियल और अपेरेंट अथॉरिटी इन एग्रीमेंट, यानी किसी के पास या रियल या अपेरेंट अथॉरिटी है कि वो दूसरे बंदे को इंड्यूस कर सकता है, यानी उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई कर सकता है। इसकी एग्जांपल्स क्या थी हमारी किताब में? टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर, पुलिस ऑफिसर एंड अक्यूज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, एम्प्लॉयर एंड, और प्रिजम्पशन का मतलब था कि लॉ ने अज्यूम लिया है कि ये जो सेकंड नाम लिखा हुआ है ये क्या है? वीकर पार्टी है, ये स्ट्रॉन्ग पार्टी है। लॉ ने कहा जी, इस लॉ ने पहले अज्यूम कर रखा है, अगर वीकर पार्टी कहे कि मेरी विल जो है वो फ्री नहीं थी, तो लॉ कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास क्या था जी? फिड्यूसरी रिलेशन के बातें थी, पेरेंट एंड चाइल्ड, गार्डियन एंड माइनर, ट्रस्टी, ये वाले आगे थे। और फिर आखिरी आ गया था अफेक्टेड मेंटल कैपेसिटी। यहाँ लॉ कहता है कि अगर ये सेकंड, इन तीनों केसेस में अगर ये सेकंड पार्टी ये कह दे कि मेरी विल जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस था, तो लॉ कहता है कि ओके बिल्कुल था। तो फिर वो जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है उसको कहते हैं कि आप साबित करें कि नहीं था, जिसको हमने क्या कहा था, हाउ प्रिजम्पशन कैन बी रीबटेड। यानी जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, स्ट्रॉन्ग पार्टी कौन है? वो जो पुलिस ऑफिसर है, वो जो टैक्सेशन ऑफिसर है, ठीक है ना। वो क्या करे? वो 3 बातें साबित करे। फुल डिस्क्लोजर वाज गिवन, किसको? उस पार्टी को। नंबर 2, प्राइस वाज एडिक्वेट। वो कहते सर किस चीज़ का अनड्यू इन्फ्लुएंस था? इसकी प्रॉपर्टी 4 करोड़ की थी, हमने बल्कि उल्टा 4.25 करोड़ रुपए से पे किया हुआ है, मार्केट से ज़रा इसकी वैल्यू तो लगवाएं, हमें ज़रा चाहिए थी, हमने इसलिए थोड़े से पैसे ज़्यादा पे कर दें। नहीं, यहाँ लॉ बस इसी तरह ही एजम्पशन लेकर चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ लॉ ऐसे ही एजम्पशन लेकर चल रहा है। वैसे असल बात यह है कि जो वीकर पार्टी होगी उसके बारे में प्रिजम्पशन आई है। अच्छा जी, प्राइस वॉज एडिक्वेट, ये साबित कर दिया जाए, और फिर आ गया वीकर पार्टी ऑब्टेन इंडिपेंडेंट। अगर ये 3 बातें कौन साबित कर दे? स्ट्रॉन्ग पार्टी। तो फिर लॉ अज्यूम कर लेगा कि ठीक है भाई, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं हुआ। ये सारा काम भी हम कर गए थे। फिर लॉ ने कहा था कि इसी तरह नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस किन रिलेशन में? जैसे लैंडलॉर्ड, टेनेंट, क्रेडिटर, डेटर, हाउस, हस्बैंड एंड वाइफ, प्रिंसिपल एंड एजेंट। वो कहता है ये दोनों में से कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई कर सकता है। अब अगर कोई एक क्लेम करता है, हस्बैंड या वाइफ का रिलेशन है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, लैंडलॉर्ड टेनेंट का है, अगर लैंडलॉर्ड कहता है कि टेनेंट ने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो लैंडलॉर्ड साबित करे। अगर टेनेंट कहता है कि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस था, तो टेनेंट साबित करे। जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है, रिसेंड करना चाहता है, वो पार्टी साबित कर दे। ये सारा काम भी हम कर गए थे। मैं रोज़ आपको इस बात की दावत दे रहा होता हूँ कि आप घर पढ़ते हुए भी इसी तरह से पीछे से पढ़ते हुए आगे जाया करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आपके जहन में पक्की बैठ जाएंगी। फ्रॉड, fraud means and includes any of the following act committed by party to a contract which intend to deceive other party। अगर दूसरे बंदे को धोखा देने के लिए हमने इनमें से कोई काम किया है, कैसे? A person give a statement which is false, जो झूठ है, and the person knows it to be false। तो जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है उसको
पता है कि वो गलत बात कर रहा है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ, promise without intention to perform it, any other act fitted to deceive, any such act or omission as the law। ये 5 बातें हम अच्छी तरह इनको एक्सप्लेन करके थे। अब आते हैं जी नई बात की तरफ, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड। ये वाली बात भी हम करके थे, यहां से हमने देखना है, आज शुरू करना है जी इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। अगर फ्रॉड हो गया तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट वही हुआ जो हम पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, एंड वॉइडेबल मींस बंदे के पास दोनों इख्तियार आ गए, वो चाहे तो इन्फोर्स करे, द पर्सन कैन इंसिस्ट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल का मतलब ये है, और चाहे तो कोर्ट को कहे कि रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे, मेरी तो विल ही फ्री नहीं थी। दो इख्तियार आ गए। person can still insist to perform the contract। बात समझ आई? ये एग्जांपल हमने ली थी कि ऐसा कैसा सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि बंदा के जनाब मेरे साथ फ्रॉड भी हुआ। बिल्कुल हो सकता है, अब कुछ हालात आपकी फेवर में मूव कर गए हैं। ओके डन। अच्छा जी, बट नॉट इन द फॉलोइंग केसेस, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। लॉ क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। कब? एग्री पार्टी कुड हैव डिस्कवर विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। अगर एग्रीड पार्टी ऑर्डिनरी डिलीजेंस से इसको क्या कर सकती हो? प्रूव कर सकती हो, साबित कर सकती हो। इसमें एक लफ्ज़ और भी लिखा हुआ था, मैं ज़रा इसको बल्कि ऐड कर दूं, स्लाइड को मैंने किया हुआ है, इसको ज़रा हम उधर से कॉपी कर लें। एक मिनट। अच्छा जी, चैप्टर 4 किधर आ रहा है? क्या 4? अच्छा जी, देखिए जी, फ्रॉड आ गया जी। फ्रॉड के बारे में व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड? इफेक्ट वॉइडेबल बट नॉट इन द फॉलोइंग केसेस। इफ द कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉडुलेंट साइलेंस, इस लफ्ज को ऐड करना था। तो कहते हैं अगर फ्रॉड हुआ है, कैसे फ्रॉड हुआ आपके साथ? फ्रॉडुलेंट साइलेंट। अगले बंदे ने, अभी पीछे हमने एक बात पढ़ी थी कि उस बंदे ने एक स्टेटमेंट दी है विच इज फॉल्स एंड द पर्सन नोज इट टू बी फॉल्स। ठीक है ना? तो इस सूरत में फ्रॉड के लिए जरूरी हो गया एक किस्म का, अ पर्सन गिव्स अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स एंड पर्सन नोज इट टू बी फॉल्स। ठीक है ना? यहां से उसने एक एक्सेप्शन निकाली। वो कहता है यार एक बात सुने, अगर बंदे ने कोई स्टेटमेंट दी नहीं है लेकिन उसका खामोश रहना फ्रॉड था, इसको क्या कहते हैं? फ्रॉडुलेंट साइलेंस। बट एग्री पार्टी कुड हैव डिस्कवर विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। एक बच्चा चला गया एक मोबाइल शॉप के पास आईफोन 14 परचेज करने जनाब। ठीक है? अब आईफोन की बैटरी की जो हेल्थ थी वो बड़ी ख़राब थी, लेकिन जो बंदा सेलर था
उसने इसको नहीं बताया कि यार इसकी बैटरी बिल्कुल डैमेज है या इसकी हेल्थ बड़ी खराब है। क्या हो गया? फ्रॉडुलेंट साइलेंस हो गई, ठीक है ना, फ्रॉडुलेंट साइलेंस हो गई। प्राइस वो वही मांग रहा है जो 95% बैटरी हेल्थ वाले मोबाइल की मांगनी चाहिए थी उसे। जो बच्चा लेने गया है, ही इज अ यंग गाय और बड़ा शौकीन है मोबाइल्स का, बड़ा आईटी का बड़ा एक्सपर्ट टाइप बच्चा है, जानता है, आज तो सारी जानते हैं बच्चे। लेकिन शॉपकीपर ने उसको ये बात डिस्क्लोज नहीं की। शॉपकीपर का खामोश रहना इस वक्त क्या है? फ्रॉडुलेंट साइलेंस। देखिए, इफ द कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉडुलेंट साइलेंस, वो कहते हैं अगर उसको बता दिया जाता कि भाई इसकी बैटरी हेल्थ ये है, तो कहता है यार मैं पागल हूं, मैं ये फ़ोन ले लूं। आईफोन में तो बैटरी फिर बड़ा बाद में मुश्किल से मिलती भी है, ये भी होता है। लेकिन उसने खामोशी इख्तियार की, ये भी नहीं कहा कि बैटरी हेल्थ अच्छी है। अगर ये कह देता तो फिर तो स्टेटमेंट आ जाती विच इज़ फॉल्स, फिर तो हम पहले वाली कैटेगरी में चले जाते, फिर तो अवॉइडेबल हो ही जाता। ये बात फॉलो कर रहे हैं? डिफरेंस समझ रहे हैं आप बात का? अगर वो दुकानदार कहता नहीं जी बिल्कुल जी 98% बैटरी हेल्थ है फ़ोन की, अब तो उसने फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। नहीं, वो खामोश रहा, उसने बताया नहीं। अलबत्ता क्यों नहीं बताया? इसीलिए नहीं बताया कि अगर मैं इसे बैटरी हेल्थ सही बता दूंगा तो फ़ोन नहीं लेगा मुझसे। लेकिन आगे एक बात कह रहा है, बट एग्री पार्टी कुड हैव डिस्कवर विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। वो कहते हैं आम सी बात है कि अगर वो बंदा चेक करता तो उसे बैटरी हेल्थ पता चल जानी थी। मोबाइल को ही आपने ओपन किया, सेटिंग में गए, जाके बैटरी हेल्थ चेक कर ली, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। इसको क्या कह रहा है लॉ? ऑर्डिनरी डिलीजेंस। वो कहते हैं अगर ऐसा है और ये फ़ोन खरीद गया, 2-4 दिन के बाद इसे पता चला कि हो ये तो भाई ये तो बैटरी ठीक नहीं है इसकी, अब इसकी ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। अब इसकी ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। लॉ कह रहा है हर बंदे ने आंखें खुली रखनी है भाई। इस बात को लॉ कैसे कह रहा है? बट एग्री पार्टी कुड हैव डिस्कवर विद द ऑर्डिनरी डिलीजेंस। यार वो तो पता चल सकती थी बात, आपको पता कर लेनी चाहिए थी, आपने नहीं की तो आपकी नेग्लिजेंस है। अब आपको वो जो एक बेनिफिट मिल रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट आपकी विल पर चला गया, आप चाहे एनफोर्स कर लें चाहे ना करें, कहता है ये नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। If the consent was caused by fraudulent silence, but aggrieved party could have discovered with ordinary diligence. समझ आ रही है? ऐसी चीजें जो हम अमूमन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आपने चेक नहीं की, लेकिन सामने वाले ने दावा नहीं किया था, बल्कि क्या किया था? फ्रॉडुलेंट साइलेंस इख्तियार की थी। अगर उसने दावा कर दिया ना, फिर तो पहले वाली कैटेगरी का गया। आपने एक स्टेटमेंट दी है जो कि ठीक नहीं है, तो फिर कहां फॉल करें? फिर तो वॉइडेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। इसी मोबाइल से दूसरी एग्जांपल ले लें। आईफोन खरीदने चले गए, इसकी स्क्रीन चेंज हुई थी, ठीक है ना, एप्पल की स्क्रीन चेंज हुई थी। शॉपकीपर खामोश रहा, उसने नहीं बताया कि भाई देखो स्क्रीन इसकी रिप्लेस्ड है। दिस फैक्ट कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड विद द सेटिंग ऑफ द फोन। आईफोन जो है वो जरा अपना बेहतर वो सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर को। दिस इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड थ्रू ऑर्डिनरी डिलीजेंस। क्लियर होगी बात? अच्छा, एग्री पार्टी डिड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट। इसका मतलब है स्टेटमेंट तो दी है, फ्रॉडुलेंट ही दी है,
लेकिन एग्री पार्टी ने उस स्टेटमेंट का कोई वेट नहीं लिया, क्योंकि फ्रॉड कब हो रहा है, जब आप उस स्टेटमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो। ठीक है ना। मसलन मैं फिर आईफोन की एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो इसी की बात कर लेते हैं। आपने आईफोन परचेज करने गए, आपने ऐसे ही कहा, उसने कहा सर बिल्कुल ओरिजिनल है, जेन्युइन है, सारा कुछ ठीक है। आपने कहा नहीं छोड़ो यार इस बात को, जेन्युइन है कि नहीं है, लो मैं चेक कर लेता हूं। अब आपने उसकी स्टेटमेंट को तो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बल्कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा करके एक्ट कर रहे हैं। तो लॉ कह रहा है कि एग्री पार्टी डिड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट। मैंने पहले भी आपको इस बात को, जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो वहां भी इसका जिक्र आया था, मैंने आपको वहां भी एक एग्जांपल दी थी। आप एक गाड़ी परचेज करने गए, बायर ने देखी गाड़ी, उसे थोड़ी पसंद आई, उसने सेलर से पूछा कि यार गाड़ी जेन्युइन है? उसने कहा जी बिल्कुल 100% जेन्युइन है, पक्की बात है। आपने कहा ठीक है, प्राइस सेट कर लेते हैं, टर्म्स तय कर लेते हैं। मैं पार्क व्हील्स वालों से कहता हूँ वो गाड़ी की आकर इंस्पेक्शन कर लें और मैं ही वो पैसे पे कर दूंगा। अगर इंस्पेक्शन में वही बात निकली जो आप कह रहे हो तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा। कहा ठीक है जनाब, कोई मसला नहीं। गाड़ी की इंस्पेक्शन हुई, इंस्पेक्शन वालों ने अच्छी रिपोर्ट दे दी, आप गाड़ी लेकर घर चले गए। 2-4-10 दिन के बाद पता चला नहीं, गाड़ी में तो एक बड़ा मेजर फॉल्ट है। आपने कहा यार ये क्या बात हुई, सेलर ने तो मुझे बताया ही नहीं है फॉल्ट, उसने तो कहा था बिल्कुल जेन्युइन है। नहीं, अब आपने उसकी स्टेटमेंट पे तो रिलाय नहीं कर रखा है, अब आपने उसकी स्टेटमेंट पे तो रिलाय नहीं कर रखा है। एग्रीड पार्टी डिड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉडुलेंट, आपने उस फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट पे तो एक्ट ही नहीं किया, आपने अपने स्किल सेट या पार्क व्हील्स या किसी और के ऊपर आपने रिलाय करके काम किया था। तो उस पार्टी के ऊपर आप फ्रॉड का केस नहीं कर सकते। हाँ, ये बच्चे सोचने के लिए फौरन जहन इधर चला जाएगा कि सर फिर पार्क व्हील्स के साथ हमारा क्या ताल्लुक है। हो सकता है पार्क व्हील जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता हो पहले ही डिस्क्लेमर देता हो कि जनाब हम अपने स्किल सेट के मुताबिक आपको बता रहे हैं बात, कल को हम इसके जिम्मेदार नहीं है कि आप हमारे ऊपर केस कर दें। आज समझ आइए ना, आप बहुत सारी सर्विसेज ले रहे होते हैं, इसी तरह ही ले रहे होते हैं। आप किसी भी अच्छी वर्कशॉप में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो उन्होंने पहले डिस्क्लेमर लगाया होता है ना, यार हम पूरी केयर के साथ ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर काम के दौरान कोई चीज़ डैमेज होगी तो आप ही जिम्मेदार होंगे। बहुत सारी जगह पे ऐसे हो रहा होता है। तो ये दो बातें आपको समझ आ गई। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को अपनी तरफ बड़े जोरों शोर से दावत दे रहे हैं दोनों बातें। अच्छा जनाब, फिर ये 3-4 बातें और लिखी हुई हैं, लेकिन अब ये किताब ने निकाल दिया हमें, ऊपर वाली 2 बातें अब हमारे सिलेबस में रह गई। अच्छा जनाब, नाउ एक और अहम बात, इज साइलेंस ऑफ फ्रॉड, क्या खामोश रहना फ्रॉड है? साइलेंस इज नॉट अ, जनरल उसूल क्या है, खामोशी फ्रॉड नहीं है। कहते हैं कब फ्रॉड है, इक्वलिंग टू स्पीच या फिड्यूसरी रिलेशनशिप। वो कहते हैं अगर खामोशी स्पीच के बराबर है, इक्विवेलेंट टू स्पीच है, यानी कोई सिचुएशन ऐसी है कि एक शख्स ने एक ऐसा सवाल पुट किया कि अगर आप खामोश रहे तो सामने वाले ने समझा कि आप कह रहे हो हाँ ऐसे ही है जैसे तुम कह रहे हो, इक्विवेलेंट टू स्पीच, फिर ये खामोशी इख्तियार करना फ्रॉड है। वैसे लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें कहता है कि चीज के सारे नकाइस हमने बयान करने हैं, नहीं ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। आप सीधा कहें, मतलब वो फोन वाली बात हो रही है, आप उसको कहते हैं भाई इसे चेक कर लो, जो कुछ है ये आपके सामने, कल को मैं जिम्मेदार नहीं। अब नहीं आप बता रहे कि बैटरी ये है, बैटरी फलां है, कुछ नहीं बताया, बल्कि आपने डिस्क्लेमर दिया, आपने कहा भाई इसे चेक कर लो, जो है जैसा है उसकी बुनियाद पे ले लो। अब कोई फ्रॉड नहीं हुआ।
लॉ ये नहीं कह रहा, इस बात, ये बड़ा बारीक नुक्ता है, इसको समझने की कोशिश करें। लॉ ये नहीं कह रहा कि आपने सारे नकाइस बताने हैं अगले बंदे को। लॉ कह रहा है अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपका खामोश रहना फ्रॉड की अलामत है, इसीलिए वहां पीछे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? फ्रॉडुलेंट साइलेंस। साइलेंस नहीं, फ्रॉडुलेंट साइलेंस। मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, एक शख्स खरीदने के लिए आया है, कहता सर एक्सीडेंटल तो नहीं है। मैंने कहा देख लो भाई, जो है तुम्हारे सामने है। कोई तुमने अपना बंदा ला के चेक करवानी है, कोई मैकेनिक लाना है, उसे चेक करवा लो भाई, कल को ना कहना जो है ये तुम्हारे सामने है। मुझे पता है इसमें क्या नकाइस है, मैं वो नहीं बता रहा, बल्कि ये वाली स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो मेरे ऊपर फ्रॉड वाला केस नहीं बन रहा लॉ की नज़र में। हाँ, मेरा एक रिलीजियस कंटेंट है, एक मेरा इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट है। इस्लाम कॉन्ट्रैक्ट में मुझे क्या बातें बता रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जब कोई चीज़ बेचने लगो तो उसके नकाइस वाज़े तौर पर बयान कर दो। चीज़ में जो खामियां हैं वो बताकर सेल करें। ये मेरा रिलीजियस कंटेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मुझे ये नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि नहीं, आप ऐसी खामोशी इख्तियार ना करें विच फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस। नकाइस बताना ज़रूरी नहीं, आपने खामोशी नहीं इख्तियार की, आपने कहा भाई देख लो जैसी भी है इसको चेक कर लो भाई, इट्स अप टू यू। सोना है, मिट्टी है, ये तुम्हारे सामने खड़ी, अब आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, हालांकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। लेकिन लॉ फिर थोड़ा आगे चलता है, लॉ कहता है लेकिन ये जो पहले वाली बात अभी कर रहे थे ना, ये हर सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होती। वो कहते हैं अगर जो लोगों के दरमियान में रिलेशन फिड्यूसरी रिलेशन है, एटमोस्ट ट्रस्ट का रिलेशन है, फिर वो जो रिलीजियस कंटेंट है ना, लॉ कह रहा है अब उसको फॉलो करना है। यानी खुद तो वो ये नहीं कह रहा, यानी अब लॉ उधर चला गया। वो कह रहा है अगर सामने वाला बंदे से आपका फिड्यूसरी रिलेशन है, बाप और बेटे के दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है, बाप बेटे को कहता है बेटा देख लो सोना है, मिट्टी है तुम्हारे सामने, नो, अब बाप को अगर कोई नकाइस पता है तो बताने पड़ेंगे। आज समझ आई इस पॉइंट में और इस पॉइंट में फर्क क्या है? इफ देयर इज अ फिड्यूसरी रिलेशनशिप तो देन साइलेंस फ्रॉड कहलाएगी अगर आप खामोश रहे तो। बाकी जगहों पर साइलेंस उस वक्त फ्रॉड कहलाएगी व्हेन इट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, या जिसका नाम रख लें व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट साइलेंस। क्लियर होगी बात जी? अगर फिड्यूसरी रिलेशन है तो फिर अगर जो नकाइस आपको मालूम है वो डिक्लेयर करने जरूरी है, बताने पड़ेंगे। नहीं बता रहे तो आप फ्रॉड कर रहे हो। लेकिन अगर फिड्यूसरी रिलेशन नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर फिर आप खामोश रह रहे हैं और वो खामोशी इक्विवेलेंट टू स्पीच है तो फिर बात और है, फिर अलग बात। अच्छा जी, चलिए एक पास पेपर का क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2018 की अटेम्प्ट में ये एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है 4 मार्क्स के लिए। मुगल एंड दाऊद आर ट्रेडिंग इन राइस। दाऊद एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मुगल फॉर द परचेज ऑफ 50 टन ऑफ राइस। Dawood has private information of change in price which would have affected Mughals' willingness to enter into the contract. वो कहता है उसके पास प्राइस के बारे में ख़बर है कि प्राइस कम हो गई है, अगर इसे पता चल जाए कि प्राइस तो मार्केट में इतनी कम हो चुकी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं एंटर करेगा। उसने क्या इख्तियार कर ली? खामोशी इख्तियार कर ली। When Mughal through his own resources come to know about the price, he accused दाऊद फॉर फ्रॉड एंड वो कहता है उसको जब खुद अपने जरिए से पता चला कि जनाब प्राइस तो उस वक्त चेंज होकर ये हो गई हुई थी, इसने मुझे ये चार्ज कर दिया, इसने मुझे बताया क्यों नहीं कि प्राइस चेंज हो गई है। अब वो उसको ऊपर एक्यूज कर रहा है, जिम्मेदार ठहरा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसने मेरे साथ क्या किया है? फ्रॉड किया। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्लेन वेदर मुगल इज जस्टिफाइड इन रिप्यूडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है वो इसे कैंसिल करना चाहता है, रिप्यूडिएट करना चाहता है, सेट असाइड करना चाहता है, रिसेंड करना चाहता है। ये अल्फाज हैं जो लॉ इस्तेमाल करता है। वो कहता है क्या ये ठीक है बात? 4 मार्क्स।
कैसे देखना चाहिए? सबसे पहले देखना चाहिए सिनेरियो में कि स्टेटमेंट देकर फ्रॉड किया गया है कि खामोश रहकर फ्रॉड किया गया है। जब भी आपके पास एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया ना, इसमें से फ्रॉड रिलेटेड टाइप में से, आपने एवेल्युएट कैसे करना है? सबसे पहले अपने आप को देखें कि यार कोई स्टेटमेंट दी गई है कि खामोशी इख्तियार की गई है। कहां फॉल कर गए? खामोशी इख्तियार की। प्राइस चेंज हो गई थी, नहीं बताई गई है। ठीक होगी बात? अब देखनी है दूसरी बात, क्या फिड्यूसरी रिलेशन है? नहीं, कोई बाप बेटा नहीं है, कोई पेशेंट और डॉक्टर नहीं है, कोई इस तरह का फिड्यूसरी रिलेशन नहीं है। अब तीसरी बात, क्या फ्रॉडुलेंट साइलेंस है? नो, हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे भाई। हमारी अब एक प्राइस है, हम इस चीज बेच रहे हैं, हमने सारों का कंपैरिजन लाके तो आपको नहीं देना। फ्रॉडुलेंट साइलेंस भी नहीं है, या साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच नहीं है। इसका मतलब है इसके ऊपर वो केस नहीं लगेगा। नो, मुगल इज नॉट जस्टिफाइड इन रिप्यूडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. Dawood is not bound to disclose the information to the Mughal, as relationship existing between them is not that of utmost good faith, yani fiduciary relationship. Mere silence as to the fact likely to affect the willingness of the person to enter into a contract is not fraud unless there is a duty to disclose such fact, or where silence is equivalent to तो कहते हैं कोई प्राइस तो चेंज नहीं हुई ना। जरा गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। मुगल कहता, जब ये सारी गुफ्तगू हो रही थी, कहते हैं प्राइस तो कोई चेंज नहीं हुई ना। दाऊद ने बात सुनी अनसुनी कर दी। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ हुआ, लेकिन कैसे? सुनी अनसुनी कर दी तो इसका मीनिंग, एक आम गुफ्तगू में माशरे में हमने क्या मीनिंग निकालना है? मीनिंग क्या निकला? मैंने पूछा था यार कोई प्राइस चेंज तो नहीं हुई, मैंने बात सुनी अनसुनी कर दी, इसका मतलब है नहीं चेंज हुई। एक बच्चे ने क्लास में आवाज आई टीचर को, सर कल क्लास होगी, टीचर ने बात सुनी अनसुनी कर दी। बाकी सब बच्चे क्या समझे? होगी, क्योंकि ना होती तो टीचर कहता कि नहीं नहीं बेटा कल क्लास नहीं होनी। बात समझ आ रही? When silence is equivalent to speech. वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह हमें चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, लेकर चलना है, उनके ऊपर थोड़ा काम करना है। आपको पता है मैं रोज आपको समझाने की, हर लेक्चर में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जामिनर क्या करता है, 4 डॉक्यूमेंट आपको देता है। एग्जाम का क्वेश्चन, उसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और फिर एग्जामिनर कमेंट। नॉर्मली बच्चे इसको साथ साथ नहीं पढ़ते, टीचर इसको साथ साथ नहीं पढ़ाते। आप देखें हम हर सवाल में इसको लाजमी बिल्ट इन करते हैं, क्योंकि ये वो बातें लिखी हैं जो आप कर रहे थे, यानी आप जैसे कर रहे थे वहाँ बच्चे बैठे हुए। जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो आइंदा हम इस तरह की गलतियों से बच सकेंगे। हम अपने टेस्ट के ऊपर भी आपको इसी तरह के कमेंट साथ दे रहे होते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज पुअर एज ओनली 11% कैंडिडेट सिक्योर पासिंग मार्क्स। कितने मार्क्स थे? 4। वो कहते हैं सिर्फ 11% बच्चों इसमें से 2 मार्क्स ले सके। पासिंग मार्क्स का मतलब 50% हो गया इस पार्ट के पासिंग मार्क्स। क्यों? क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल हो रहा था इसमें। अब देखते हैं जब भी रटे वाला सवाल आता है ना, एग्जामिनर क्या कमेंट आ रहे होते हैं? परफॉर्मेंस इन दिस पार्ट इज सेटिस्फैक्टरी, क्योंकि दिमाग का नहीं इस्तेमाल होना ना। जहां जहन का दिमाग का इस्तेमाल होना है वहां नॉर्मली आपको ऐसे ही ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज पुअर। It was a scenario-based question and required to explain whether person Mughal was justified in repudiating the contract, where the seller Dawood, who has private information of the change in price, remained silent as it could have affected Mughal's willingness to enter into a contract. The performance
remain poor as most of the candidate failed to comprehend that situation in the scenario did not lead to any fraud. Important matter to consider in the situation was whether there was any fiduciary relationship between, वो कहता है ये डिस्कस होना चाहिए था. In the absence of such relationship, Daud had no obligation to disclose information to Mughal. Consequently, the obligation to disclose the information to Mughal, consequently, the student incorrectly conclude that due to fraud. वो कहते हैं बच्चों ने इसको फ्रॉड का केस बना दिया. फ्रॉड का केस कैसे बन सकता है? दो बातों से बन सकता है. नंबर 1, where silence is equivalent to speech. अगर यही दाऊद ये पूछ लेता कि यार भाई कोई प्राइस तो नहीं चेंज हो गई, अब वो खामोश रहता, तो साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच के जिम्मे में लाकर हम इसे फ्रॉड का ही केस बनाते. या अगर ये ट्रांजैक्शन बाप बेटे के दरमियान हो रही होती, गार्डियन एंड माइनर के दरमियान हो रही होती, यानी फिड्यूसरी रिलेशन का कोई ताल्लुक होता, तो तब भी हम इसको फ्रॉड का केस बनाते. लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ दीज टू थिंग्स द केस डज नॉट रिलेट टू फ्रॉड. फिर एग्जामिनर ने वो एग्जामिनेशन की बताई कि भाई हमने नंबर कैसे दिए, किस तरह. 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनिंग ईच रेलिवेंट प्रोविजन टू जस्टिफाई रिप्यूडिएटिंग नॉन. वो कह रहा है कि आपने एक एक नंबर लेकर हम आगे चल रहे थे. यानी पहले आपने कहा कि फिड्यूसरी रिलेशन नहीं है, फिर आपने कहा साइलेंस नहीं है, साइलेंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्पीच इन दिस सिनेरियो. ऐसे आपने बिल्ड किया केस को कि ये फ्रॉड का केस नहीं है, और फिर आपने कंक्लूजन दी कि ये फ्रॉड नहीं है. ऐसे 4 मार्क्स ऐसे पड़े हुए थे. ठीक हो गया जी. फ्रॉड 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 के ऊपर अब ये एक छोटा सा केस है, इसको आप करेंगे. ये भी एग्जाम ही का क्वेश्चन है, 2019 का, 3 मार्क्स का है, लेकिन आसान सा है, आप इसको देख लेंगे. उसी तरह मैंने तीनों चारों चीज़ें एग्जामिनेशन की, एग्जामिनर कमेंट और ये सारा कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है. ये आपके लिए असाइनमेंट है. और एक और सवाल आ रहा है मार्च 2017 का. ये 2 क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर हैं. ये आप करके लेकर आएंगे, लेकिन करेंगे उसी तरह ही. क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर अगर खुद लिखें तो बड़ी अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट. नहीं लिख रहे तो चले आंसर पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद आपका काम ख़त्म नहीं हुआ. अभी आपने एग्जामिनर कमेंट पढ़ने हैं, फिर आपने मार्किंग की तक जाना है, फिर काम कंप्लीट होगा. ठीक हो गया जी. कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह. यहाँ से आगे चलेंगे.